से दमदार टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डू, डज और डिड के बारे में। देखो ये जो टॉपिक है ना, डू, डज और डिड, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत से बच्चों को क्या करता है, ये कंफ्यूज भी करता है ना। आधे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कहां पे डू डज लगेगा, कहां पे डिड लगेगा। देखो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस आपने देखे होंगे जहां पे डू डज आपको देखने को मिलता है। जैसे कि एक सेंटेंस मैंने लिखा व्हाट डू यू वांट, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे आपको देखने को मिला होगा। आप कभी दिल्ली में गए हो? दिल्ली में, तो दिल्ली में आपने जैसे कहीं बस स्टैंड होता है ना, तो बस स्टैंड की जैसे ऊपर जैसे कुर्सियां रखी होती है, कुर्सी के ऊपर जो उसके ऊपर एक छत सी होती है ना, उस पे ऐसा लिखा होता है, देखो ऐसे शब्द लिखा होता है, डिड यू नो, ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, ये डू डज डिड यहाँ पे क्यों लगाए गए हैं? ऐसे ही बहुत सारी सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे जिनमें डू डज और डिड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, गुड इवनिंग भाई सभी को। तो आज की क्लास में हम ये जो इस्तेमाल करते हैं ना, कहीं पे डू लगा रहे हैं, कहीं पे डिड लगा रहे हैं, ठीक है, कहीं पे आपको डज भी देखने को मिलेगा, जैसे कि डज ही वांट। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनमें डू डज और डिड आपको देखने को मिलता है। तो आज बिल्कुल हम इसको जीरो से स्टार्ट करेंगे और इसको बहुत अच्छे से हम सीखने वाले हैं। ठीक है, जिस तरह से हमने हैज हैव को सीखा था ना, पीछे की जो क्लास थी अगर आपको याद हो, तो हमने हैज हैव को वहां पे सीखा था, है ना, कि भाई हैज हैव को कैसे इस्तेमाल करते हैं। याद आया भाई किसी को? हैज हैव को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हमने सीखा था। ठीक है, और आज की क्लास में डू डज को सीखने वाले हैं। देखो आपको यहां पे एक बात मुझे बतानी है कि जैसे आपने हैज हैव को किसके तरह इस्तेमाल किया था, जिस तरह से आपने हैज हैव को इस्तेमाल किया था दो भागों में डिवाइड करके, कैसे कैसे किया था भाई, वैसे ही हम डू डज को भी करेंगे। बताओ कैसे कैसे किया था हैज हैव को? डू डज और डिड को भी हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे। देखो हैज हैव को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ऐसे ही डू डज को करेंगे। किस तरह से? एक हेल्पिंग वर्ब की तरह से, यानी कि डू डज और डिड, इसको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल भी करते हैं, और दूसरा हम इसको मेन वर्ब की तरह भी क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मेन वर्ब मतलब मुख्य काम। ठीक है, जैसे फॉर्म चलती है ना, मेन वर्ब का मतलब होता है जिसकी फॉर्म से चलती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये वाली। ठीक है, इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे एक चीज देखो, जब आप इसको मेन वर्ब की तरह काम करोगे, इस्तेमाल करोगे, तो इसका मीनिंग होगा कुछ काम करना। क्या मतलब होगा? कुछ करना या फिर कुछ काम करना, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल करोगे तो वहां पे इसका जो मीनिंग है वो आएगा तो करने के सेंस में ही, लेकिन यहां पे ये दो तरह से इस्तेमाल होता है। इसके दो अलग से चीजें आपको देखने को मिलेंगी। क्या क्या भाई वो दो चीजें? वो दो हैं कि अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा, क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा, तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा, क्या होगा? इंटेरोगेटिव, तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अगर आप इसको एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका जो सेंटेंस है वो या तो नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव, मतलब सेंटेंस या तो नेगेटिव बनेगा या इंटेरोगेटिव। तीसरी तरह हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे हेल्पिंग वर्ब की तरह। आ रहा है भी समझ में? ठीक है भाई, वही सारी है ना सभी को? चलो इतना ही बहुत है। तो आप इसको कितनी तरह से? दो तरह से इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की तरह और मेन वर्ब की तरह। जब आप इसको मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर दो ही सेंस निकलेंगे, या तो नेगेटिव सेंस होगा या इंटेरोगेटिव सेंस होगा। बस यही चीजें आपको दो देखने को मिलेंगी। ठीक है, और जिस तरह से हैज हैव हैड था ना, उसके अलग अलग फॉर्म्स मैंने आपको बताई थी, ऐसे ही इसकी डू की भी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। लेकिन ये फॉर्म्स कब बनेंगी? फॉर्म्स किसकी बनती हैं? जब हम किसी चीज को मेन वर्ब की तरह क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं, मुख्य क्रिया की तरह इस्तेमाल करते हैं ना। देखो इसकी पहली फॉर्म डू है, दूसरी फॉर्म है डिड, फिर आपकी डन, फिर आपकी डूइंग, और उसके बाद पांचवी फॉर्म आपकी आ जाएगी डज। जिस तरह से आपका गो होता है ना, गो पहली फॉर्म होती है, वेंट दूसरी फॉर्म होती है, गॉन तीसरी होती है ना, गोइंग चौथी फॉर्म होती है, और गोज आपकी पांचवी फॉर्म होती है। उसी तरह से सेम टू सेम डू जो है
इसकी भी 5 फॉर्म्स है। मैंने आपको जब हैव को पढ़ाया था वहां पे मैंने क्या लिखवाया था, हैव इसकी पहली फॉर्म है, हैड इसकी दूसरी फॉर्म है और हैड तीसरी फॉर्म भी है, और आपका हैविंग आ जाएगा चौथी फॉर्म में यानी कि 4th फॉर्म में, और हैज आपका आ जाएगा 5th फॉर्म में यानी कि 5वीं फॉर्म में। ये चीज मैंने आपको हैज जब समझाया था उसकी भी फॉर्म्स बताई थी। कितने बच्चों को याद है वाली बात? ठीक है भाई, सेम से। ठीक है, अब यहां पे देखो, ये आपको बात हमेशा याद रखनी है, क्या है कि जो हमारा डू डज है उसको आप हमेशा प्रेजेंट में इस्तेमाल करोगे। अगर कहीं पे डू डज आपको दिखाई देता है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपकी बुद्धि में ये बात तुरंत आ जानी चाहिए कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है। आगे मैं कोई भी सेंटेंस लिखूंगा, अगर उसमें डू डज लगा हुआ है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट का मान लेना। ठीक है, अगर सेंटेंस में डिड है तो वो सेंटेंस किसका होगा? पास्ट का होगा। ये बात भी कॉपी में लिख लो अगर आप नोट्स बनाते हैं तो। ठीक है, डू डज होगा तो प्रेजेंट है, डिड होगा तो आपका सेंटेंस किसका है? पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है, आगे आओ। जब आप डू डज को देखोगे तो इसको किसके साथ इस्तेमाल करते हैं? ही, शी, इट, और किसी का भी नाम हो सकता है। नाम किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, वो सिंगुलर होनी चाहिए यानी कि 3rd पर्सन सिंगुलर वस्तु होनी चाहिए। आप किसी के नाम के साथ भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, डज, ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। डू का इस्तेमाल कहां पे करेंगे? डू का इस्तेमाल कहां पे करेंगे? ही, सी, इट को छोड़ करके जो भी चीजें बच गई। अब देखो, ही, सी, इट के साथ तो हमने डज लगा दिया। अब ही, सी, इट को छोड़ करके जो भी बच गया है, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, बहुत सारी चीजें बची हैं, सबके साथ आप क्या लगाओगे? डू लगाओगे। क्या लगाओगे? डू लगाओगे। फिर बारी आती है डिड की, सबके साथ, मतलब डिड का इस्तेमाल हम सबके साथ कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि इसको इसके साथ लगाएंगे, इसके साथ नहीं लगाएंगे, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। आप इसको सबके साथ लगा सकते हैं। ठीक है, चाहे वो ही, सी, इट हो, चाहे वो आई, वी, यू, दे, कुछ भी क्यों ना हो, सबके साथ आप डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है भाई कि भाई यहां पे हमारे पास जब हम डू डज को इस्तेमाल करते हैं ना, डू डज को, तो देखो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक साथ ये दोनों इस्तेमाल होते हैं ना, तो 2 ऑप्शन हो गए। अभी डिवाइड तो करना पड़ेगा ना भाई, एक काम करते हैं, कुछ के साथ इसको इस्तेमाल कर लो, कुछ को इसके साथ कर लो, तभी तो हमें अलग अलग याद करना पड़ता है। अब जो डिड है ये तो अकेला ही है ना भाई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अकेला डिड ही आता है, तो इसमें तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अगर डिड नहीं लगाएंगे तो क्या लगाएंगे फिर, है ना? तो डिड ही सभी सब्जेक्ट के साथ आप इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है भाई। जहां पे जैसे इज एम आर है, इज एम आर तो 3 हो गए, अब तीनों को एक साथ तो नहीं लगा सकते, तो इसलिए हमने उनको डिवाइड कर रखा है भाई, इज को इनके साथ लगा दो, एम को इसके साथ लगा दो, बचे वो आर को बाकी के साथ लगा दो। इस तरह से ही जहां पे एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनको डिवाइड करके अलग अलग भागों में लिखा जाता है। लेकिन जहां पे एक ही है तो उसको डिवाइड कैसे करें भाई? वो तो सबके साथ लगेगी फिर। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। अब यहां तक क्लियर थोड़ा सा। अब जब आप नेगेटिव की तरह इनको देखोगे ना, नेगेटिव की तरह या इंटरोगेटिव की तरह, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जैसे आई है, आई, तो आई के साथ डू लगता है, तो आई डू नॉट, उसके आगे वर्ब वगैरह जो लगेगी वो लग जाएगी। जैसे वी है तो वी के साथ भी डू लगता है, वी डू नॉट जब नेगेटिव बनाओगे, दे डू नॉट, यू डू नॉट। अब जैसे यहां पे देखो राम एंड राहुल आ गया, यानी कि 2 व्यक्ति हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, प्लूरल हो गए, इसलिए इनके साथ भी क्या लगेगा? डू ही लगेगा। अगर अकेला राम ही होता या राहुल होता तो आप डज लगा देते। जैसे देखो यहाँ पे ही है, ही के साथ डज लगेगा, सी के साथ डज लगेगा, इट के साथ डज लगेगा, और किसी के नाम के साथ अगर अकेला नाम आया हुआ है तब भी आप डज का इस्तेमाल करेंगे। बताया था ना, ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ डज लगेगा। लेकिन यहां पे देखो 1 और 1 2 हो गए, प्लूरल हो गए, इसकी वजह से यहां पे हमें डू लगाना पड़ा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ये अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इधर सेंटेंसेज को बेशक मत देखो। ठीक है, आगे जब मैं आपको ट्रांसलेशन सिखाऊंगा वहां पे इन चीजों को आप सीख जाओगे। आया भी समझ में? कुछ थोड़ा बहुत तो आ गया होगा अब तक है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि थोड़ा सा भी नहीं आया हो। चलो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। एक बात और, जो आपका डू, डज और डिड है, इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह जब इस्तेमाल करेंगे, या तो किसकी तरह इस्तेमाल होगा? इंडेफिनेट की तरह। कौन सा इंडेफिनेट? चलो इंडेफिनेट छोड़ो, यहां पे डायरेक्ट लिखो, या तो ये नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा। ठीक है, या तो ये नेगेटिव होगा सेंटेंस या इंटरोगेटिव होगा। ये भी या तो नेगेटिव सेंटेंस होगा या इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन ये तो पास्ट का है, तो ये पास्ट के कौन से टेंस में इस्तेमाल होता है? पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है। और ये प्रेजेंट का है तो ये किस में इस्तेमाल होगा? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में इस्तेमाल होगा।
ये बात भी आपको याद रखनी है। एक बात और है जो आपको याद रखनी है, वो ये है कि इन सभी के साथ डू, डज और डिड, इन सभी के साथ क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, क्या लगेगी, वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। अरे लगेगी लिखा है, क्या लिख दिया है? ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म जो है लगेगी सबके साथ। डू, डज और डिड सेंटेंस में कहीं भी देखेंगे पहली फॉर्म ही लगानी है। कुछ लोगों के दिमाग में ये खुजली होती है कि वो डिड के साथ दूसरी फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन दूसरी फॉर्म नहीं लगेगी, डिड के साथ भी पहली फॉर्म ही लगेगी। ये बात ध्यान रख लेना, बुद्धि में घुसा लेना अपनी में। ठीक है, और जो कबाड़ा भरा हुआ है उसको निकाल देना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जब आप डू डज को इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वहां पर मैंने बताया था या तो नेगेटिव की तरह इस्तेमाल होगा या इंटरोगेटिव की तरह इस्तेमाल होगा। और मीनिंग क्या होगा, देखो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नॉर्मल सेंटेंस का मीनिंग होता है कि कोई व्यक्ति कुछ करता है, कोई व्यक्ति किसी काम को करता है। नेगेटिव जब होगा तो क्या मीनिंग होगा, कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता है या कोई व्यक्ति किसी काम को नहीं करता है, ये मीनिंग होगा। जब इंटरोगेटिव होगा तो क्या मीनिंग होगा, क्या कोई कुछ करता है, देखो भी आ जाएगा समझ में। तो फॉर्मूला वो ये भाई, जब नेगेटिव होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट डू डज, उसके बाद नॉट, वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू डज आगे आ जाता है, आप जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म होगी, फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या होगा फिर, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, चलो देखो लिखा हुआ है मैं आम खाता हूं, तो कुछ करता हूं है। अब यहां पे इसका हमने क्या कर दिया, नेगेटिव, तो मैं आम नहीं खाता हूं, तो डू डज के द्वारा बनेगा वो लगेगा नॉट के साथ। आई डू नॉट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूं। ठीक है, इस तरह से। मेरा भाई स्कूल नहीं जाता है, तो कोई कुछ नहीं करता है। मेरा भाई यानी कि माई ब्रदर, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा माई ब्रदर। माई ब्रदर थर्ड पर्सन है इसलिए इसके साथ आएगा डज। माई ब्रदर डज नॉट गो टू द स्कूल। ठीक है, माई ब्रदर डजंट गो टू द स्कूल या डज नॉट गो टू द स्कूल, जो भी आपको बोलना है आप वो बोल सकते हैं, कंप्रेस करके एक साथ भी। ठीक है, चलो आगे आओ, नेक्स्ट देखो। मोहन को मालूम है नहीं है कि आप यहां हो। अब क्या बोल रहे हैं कि भाई मोहन को ना मालूम नहीं है कि आप यहां हो, मतलब इनडायरेक्टली कहने क्या चाहते हैं कि मोहन नहीं जानता कि तुम यहां पे हो, यही तो कहना चाहते हैं कि मोहन नहीं जानता। तो मोहन मालूम नहीं है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मोहन नहीं जानता है, तो मोहन डोंट नो ऐसे लिख सकते हैं, है ना। डोंट आएगा, डजंट आएगा, बताओ भाई। मोहन किसी का नाम है इसलिए डज आएगा, तो बोलेंगे मोहन डज नॉट नो, मोहन नहीं जानता है, क्या नहीं जानता है कि आप यहां हो। मोहन डजंट नो या डज नॉट नो दैट यू आर हेयर। ठीक है, यू आर हेयर, मोहन नहीं जानता है कि आप यहां पे हो। इस तरह से आपके जो सेंटेंसेस हैं वो यहां पे बन जाएंगे भाई, क्लियर। चलिए, हाँ, माय ब्रदर डजंट गो, हाँ ऐसे ही बनेगा, वेरी गुड, सीख रहे हैं भाई धीरे धीरे बच्चे, है ना। आगे आ जाओ। क्या वह रोज यहां आती है। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, किसी से सवाल कर रहे हैं, क्या कोई कुछ करता है, तो क्या वो रोज यहां आती है, तो इंटरोगेटिव है तो डू डज इस बार आगे लगेगा। अब देखो क्या लगा हुआ है, वह कोई लड़की है, तो शी के साथ क्या लगेगा, डज। तो कैसे बोलेंगे, डज शी कम हेयर डेली। डज शी कम हेयर डेली, क्या वो रोज यहां आती है। इस तरह से आपका जो है ये वाला सेंटेंस भी बनेगा। एक और देखो, क्या तुम्हारे पिताजी रोज चाय पीते हैं। क्या तुम्हारे पापा रोज चाय पीते हैं, ये सेंटेंस है। तो किसी से कुछ सवाल पूछा गया है और क्या कोई कुछ करता है, ऐसा सेंस है ना, ऐसे ही सेंस है ना। तो ऐसा सेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। तो बनाओ भी, कैसे बनाओगे, क्या तुम्हारे पिताजी रोज चाय पीते हैं, कैसे बोलोगे, डज योर फादर टेक टी डेली। डज योर फादर टेक टी डेली, क्या तुम्हारे पिताजी रोज चाय पीते हैं। तो इस तरह से आपका जो ट्रांसलेशन है वो यहां पे हो जाएगा। ठीक है, डज शी कम हियर डेली या एवरीडे, हाँ कोई भी लिख सकते हैं, डेली भी लिख सकते हैं, एवरीडे भी लिख सकते हैं। आगे के जो 3 है ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप इनको बना लेना। ठीक है, नॉर्मल से हैं, कुछ नहीं है। मैं उसे नहीं जानता, राहुल स्कूल नहीं जाता है, और पापा टीवी नहीं देखते हैं। तो नॉर्मल सेंटेंस है और मुझे लगता है कि आप इनको आसानी से बना लोगे। ठीक है, क्लियर। चलो
डू डज को जब हमने प्रेजेंट में देखा इंडेफिनिट में, तो वहां पे मीनिंग निकला कि कोई व्यक्ति कुछ काम नहीं करता है, नेगेटिव का मीनिंग निकला। और क्या कोई कुछ करता है, ये इंटरोगेटिव का निकला। जब हम डिड का इस्तेमाल देखेंगे पास्ट के इंडेफिनिट में, तो फॉर्मूला तो वही है, डू डज की जगह बस डिड आने वाला है और कुछ भी चेंज नहीं होगा। मीनिंग में क्या होगा कि क्या किसी ने कोई काम किया, और नेगेटिव में क्या होगा कि किसी ने कोई काम नहीं किया। बस ये मीनिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। वो हम फॉर्मूले को देख करके ही पहचान सकते हैं। देखो कैसे, मैंने बोला मेरे पिताजी ने गरीबों की मदद नहीं की, तो कैसे बोलेंगे, माई फादर, ये सब्जेक्ट हो जाएंगे हमारे यहाँ पे, ठीक है। डिड हेल्पिंग वर्ब, नॉट आ जाएगा, वर्ब ये हो जाएगी हेल्प, द पुअर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। माई फादर डिड नॉट हेल्प द पुअर, इस तरह से बनाएंगे। देखो आप दोनों ने चाउमीन नहीं खाई, तो बोथ ऑफ यू, इसका मतलब आप दोनों, या फिर आप बोल सकते हैं यू बोथ, नॉर्मली ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में। डिड नॉट ईट चाउमीन, इस तरह से बन जाएगा। मोहित ने रोहित को यह नहीं बताया, मतलब मोहित ने रोहित को कुछ नहीं बताया होगा, तो वही बात है, मोहित ने रोहित को ये नहीं बताया, तो मोहित डिड नॉट टेल दिस टू रोहित। इस तरह से आपके जो सेंटेंसेस हैं बनेंगे। वह क्लियर? आगे देखो, क्या उसने मेरी मदद की थी, पास्ट का है, ऊपर से सवाल पूछा गया है किसी से, तो यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा डिड वाला। तो क्या किसी ने कुछ किया था, तो कैसे बोलेंगे, डिड, क्या उसने मेरी मदद की थी, डिड ही हेल्प मी, इस तरह से बनेगा। डिड ही हेल्प मी, डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो है सेंटेंस में, वो आपके आ जाएंगे, ठीक है भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, बच्चे क्यों सो गए, भाई बच्चे क्यों सो गए, क्यों सो गए बच्चे, है ना, तो पास्ट का सेंटेंस है, ऊपर से किसी से सवाल किया गया है। क्या किया गया है, सवाल किया गया है, तो किसी ने कोई काम क्यों किया, ऐसा कुछ सवाल है ना, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे इसको, बच्चे क्यों सो गए। बच्चों के लिए आप चिल्ड्रन या किड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा बच्चा कैसा है। ज्यादा छोटा है उनको किड्स बोल देते हैं, थोड़ा बड़ा होता है तो चिल्ड्रन बोल देते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्यों सो गए, तो बोलेंगे वाई डिड चिल्ड्रन या किड्स, जो भी आप लिखना चाहते हैं, या किड्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिख दोगे स्लीप, वाई डिड चिल्ड्रन या किड्स स्लीप। इस तरह से आपके जो सेंटेंस है वो बन जाएंगे। आगे आओ, मैंने उसे पत्र नहीं लिखा, मतलब आपने किसी को कोई पत्र नहीं लिखा, लेटर नहीं लिखा, तो किसी ने कोई काम नहीं किया। प्रेजेंट या पास्ट, पास्ट का भी इंडेफिनिट और उसमें भी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, मैंने कोई पत्र नहीं लिखा, मैंने के लिए लिखेंगे आई, फिर पास्ट है भाई डिड लगेगा नेगेटिव बनाने के लिए, तो आई डिड नॉट। अब वर्ब क्या है, लिखना, लिखने को बोलते हैं राइट, तो लिख देंगे राइट, क्योंकि पहली फॉर्म ही लिखनी है, ठीक है। आई डिड नॉट राइट, क्या नहीं लिखा भाई, पत्र। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, इसका मतलब है कि मैंने पत्र नहीं लिखा। किसको नहीं लिखा, उसे नहीं लिखा, टू हिम, तो लास्ट में लिख देंगे हिम। आई डिड नॉट राइट अ लेटर टू हिम, या आई डिडंट राइट भी ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। कंप्रेस करके डिड नॉट को डिडंट बोल देते हैं। आगे देखो, क्या वह मुझसे नफरत नहीं करती थी, इसको आप बनाओगे, बाकी मैं बता देता हूं शब्द क्या है। नफरत को बोलेंगे हेट, HATE, ठीक है। हेट के द्वारा आप नफरत जो शब्द है इसको बोलेंगे, और यही लगेगी पहली फॉर्म, यही है इसकी, ठीक है। तो क्या वह मुझसे नफरत नहीं करती थी, इसको आप भी खुद करेंगे, ट्रांसलेट कर दो जल्दी से अब। हाँ, आई डिडंट राइट अ लेटर, वेरी गुड। चलिए, तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों के इंडेफिनिट में हमने ये चीजें देख ली हैं, ठीक है, किस तरह से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एक जगह पे और हम इसको इस्तेमाल करते हैं, आपको याद हो तो, जब मैंने आपको पढ़ाया था सिंपल सेंटेंसेस पढ़ाए थे ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं, चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी 60 डेज के नाम से, ठीक है। 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। देखो वहां पे इसका मीनिंग होता है, जब आप मैंने सिंपल सेंटेंस आपको पढ़ाए थे कि किसी के पास कोई चीज है या किसी के पास कोई वस्तु है, तो वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो डू डज का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो किसी के पास कुछ है, इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इसी से बनेंगे, ठीक है। देखो, क्या तुम्हारे पास गाड़ी थी, तो नेगेटिव है, पास्ट का है, तो बोलेंगे या इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है, ठीक है। तो डिड यू हैव अ कार,
तो पास्ट में डिड लगेगा बताया था, प्रेजेंट में डू डज लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या उसके पास यह किताब है, अभी की बात हो रही प्रेजेंट की, तो डू डज लगेगा। तो कैसे बोलेंगे, डज ही हैव दिस बुक। अब ये मत पूछ लेना यहाँ पे हैव कैसे आ गया, है ना, अभी कुछ बच्चों को खुजली लगेगी अभी, ये हैव कहां से आ गया। भाई जो डज है ना, डज ये हेल्पिंग वर्ब है, और इस हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की पहली फॉर्म चाहिए, और जो हैव है वो वर्ब की पहली फॉर्म है, इसलिए हैव लिखा है, मैंने हैज नहीं लिखा। आप सोच रहे होंगे सर ही के हिसाब से तो हैज आना चाहिए था। भाई ही के हिसाब से, ही क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं या वर्ब लगाते हैं, बताओ। सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो ही के हिसाब से डज लगा तो दिया। अब थोड़ी ये ही के हिसाब से इसको भी चेंज करेंगे क्या, नहीं, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती है। यहाँ पे जो ये हैव है, ये वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पे हैव आएगा। और देखो आगे समझ में आ जाएगा। क्या तुम्हारे भाई था, थी आएगा भाई, ठीक है। क्या तुम्हारे भाई था, पास्ट का सेंटेंस है तो डिड लगेगा। तो कैसे बोलेंगे, बोलेंगे डिड यू हैव ब्रदर, इस तरह से सेंटेंस बनेगा, ठीक है। आगे देखो, सीता के पास गुड़िया नहीं है, प्रेजेंट का सेंटेंस हो गया, तो नेगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे बोलेंगे, सीता के पास गुड़िया नहीं है, तो सीता में एस आई लिख दो या एस डबल ई लिख दो, भाई वो डिपेंड करता है सीता से स्पेलिंग उसने कैसे बनाई है अपने नाम की, ठीक है। तो लिखेंगे सीता क्या नहीं है उसके पास, गुड़िया नहीं है, तो डज लगेगा क्योंकि किसी का नाम है, थर्ड पर्सन है, तो डज लिखेंगे। सीता डज नॉट हैव, देखो किसी का नाम आया है तब भी हमने हैव लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि भैया नाम के हिसाब से तो हेल्पिंग वर्ब हमने लगा दी डज, अब इस डज के हिसाब से वर्ब की फॉर्म लगानी पड़ती है, इसलिए यहाँ पे हैव आता है, ठीक है, पहली फॉर्म इसलिए लगाते हैं हम। आया समझ में। तो लिखेंगे सीता डज नॉट हैव, अभी किसकी बात हो रही है, जिस चीज की बात हो रही है उसका नाम लिख देंगे डॉल, आ डॉल, ठीक है। तो आप यहां पे सेंटेंस इस तरह से बना दोगे, क्लियर भाई। सीता डज नॉट, डॉल नहीं, सीता डजंट हैव, भाई हैव को खा गए हैं, स्टडी गर्ल हैव को खा गए क्या। चलो आगे आओ, उसके पास कार नहीं थी, देखो उसके पास क्या नहीं थी, कार नहीं थी, पास्ट का सेंटेंस है, तो कैसे बोलेंगे, शी डिड नॉट हैव अ कार, ठीक है, शी डिडंट हैव अ कार, इस तरह से आपका सेंटेंस ये वाला भी बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, मेरे पास पैसे नहीं है, प्रेजेंट का है, नेगेटिव है, कैसे बोलूंगा, आई डू नॉट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी या डू नॉट हैव मनी, आप कैसे भी बोल सकते हैं, आपका सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। हाँ, शी डज नॉट हैव अ डॉल, वेरी गुड प्रियांशु भाई, क्लियर। चलिए, तो सबके सेंटेंसेस बन गए। आगे के जो 3 सेंटेंस है इनको आप बना लोगे ना, मुझे बनवाने की जरूरत तो नहीं है ना, इनको खुद ही बना लोगे आप, ठीक है। राहुल के पास किताब नहीं थी, उनके 2 भाई नहीं हैं, और क्या पंकज की 3 बहनें थी, ये इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी मिक्स इन में, ठीक है, पास्ट का भी है, प्रेजेंट का भी है, ये दोनों पास्ट के हैं, बीच वाला प्रेजेंट का है, इनको आप खुद बना लेना, बहुत नॉर्मल से हैं और आप बना दोगे, मुझे पता है, इतना तो आप सीख ही गए हैं अब तक, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक आध जो है मेन वर्ब की तरह करवा देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे जो है कॉन्सेप्ट को करेंगे। देखो, डू डज और डिड को जब आप मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे मैंने बताया था इसका मीनिंग निकल के आता है कुछ करना, कुछ काम करना। देखो, जिसके बारे हम बोलते हैं ना कि अपना होमवर्क करो, बोलते हैं ना भाई अपना होमवर्क कर ले, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, डू योर होमवर्क। तो यहाँ पे ये जो डू है ना, ये करने के सेंस में आया, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, डू यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। देखो ये डज क्या है, ये डज यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, क्यों नहीं है, मेन वर्ब नहीं, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्यों नहीं है, अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद मुझे कहीं ना कहीं नॉट देखने को मिलता। मैंने बोला था जो हेल्पिंग वर्ब की तरह अगर ये आएंगे तो सेंटेंस में या तो नेगेटिव का फीलिंग देंगे या इंटरोगेटिव की फीलिंग देंगे, 2 ही फीलिंग देंगे बस, बताया था ना आपको ये बात, या तो नेगेटिव का सेंस निकालेंगे या इंटरोगेटिव का जब हेल्पिंग वर्ब बनेगा। तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, क्योंकि ना तो यहाँ पे नॉट है ना ये उसकी तरह काम कर रहा है इंटरोगेटिव की तरह, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, करना, इसका मतलब है किसी काम को करना। तो ही डज मतलब यह करता है, ये कौन सा मीनिंग है, ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट लिखो सबसे पहले, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लिखो, एस लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, वो सेंस है। देखो कैसे, सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, तो हमने लिखा ही, फिर वर्ब की पहली फॉर्म क्या है, डू, तो डू हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एस लगाना है इसमें, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हिज वर्क,
हिज वर्क, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये ही है, ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस लगेगा, तो हमारा क्या है डू, तो डू में हम क्या लगा रहे हैं एस, तो इसमें हमने ईएस लगाया तो क्या बना डज। इसका मतलब ये क्या है, वर्ब है। कौन सी वर्ब है, मेन वर्ब है जिसका काम हो रहा है। तो ये ही है, जो ही के साथ हमने वर्ब में एस लगाया तो बन गया डज, ही डज हिज वर्क, वो अपना काम करता है। क्लियर हुआ। तो ये डज जो है ये मेन वर्ब है यहाँ पे, ये वो वाली वर्ब नहीं है हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो ये तो नेगेटिव होती या इंटरोगेटिव होती, यानी कि इसके साथ नॉट आता है, ये खुद आगे लग जाती। ठीक है, ही डज हिज वर्क। हाँ क्लियर। देखो तुम अपना काम करते हो, कैसे बोलेंगे, यू डू योर होमवर्क। समझ में आ गया क्या है ये, क्या है भाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे ऐसे सब सेंटेंस, ये नॉर्मल सेंटेंस है और ये नेगेटिव ना इंटरोगेटिव कुछ नहीं है, तो मतलब ये वर्ब है और करने का सेंस दे रही है, ये रहा करने का सेंस। राघव यह है बार बार करता है, राघव डज, डज माने करता है, इट, राघव डज इट, राघव यह करता है अगेन एंड अगेन, बार बार। ठीक है, तो जो हमारा डू डज और डिड है इसको हम मेन वर्ब की तरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए और मैंने बता भी दी है। क्लियर। क्लासेस की जो पीडीएफ है आपको हमारे ऐप के अंदर मिलेंगी, अल्फा स्पोकन इंग्लिश के अंदर। प्ले स्टोर पे जाओगे, वहां पे आप सर्च करोगे अल्फा स्पोकन इंग्लिश, मिल जाएगा। इसका लोगो है, लोगो से आप इसको पहचान सकते हैं, रेड कलर का। ठीक है, इसी में हमारी जो क्लासेस चल रही है इसकी पीडीएफ आपको फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन में, इसमें जाना, फ्री पीडीएफ का सेक्शन मिलेगा, उसमें 60 डेज के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसी के अंदर आपको सभी पीडीएफ जो है वो मिलेंगी। और अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको हमारी तरफ से एक कोर्स भी दिया जाता है बेसिक से एडवांस लेवल तक का, जिसमें एक छोटे बच्चे की तरह, एक दूध पीता बच्चा होता है ना, उसकी तरह इंग्लिश मैंने सिखाई है। ठीक है, बेशक आपको कुछ भी नहीं आता है, आप फिर भी इंग्लिश सीख जाओगे। मैंने इस तरह से कॉन्सेप्ट को जो है वहां पे इस्तेमाल किया है कि आपको बेशक कुछ नहीं आता, आप तब भी इंग्लिश सीखोगे, बस इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, बोलना लिखना ट्रांसलेशन करना वो सब हम सिखा देंगे। ठीक है, क्लियर। और क्लास नोट्स वगैरह सारी चीजें आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे नेक्स्ट सेंस देखो क्या है। नेक्स्ट सेंस ये है कि आपका जो डू और डज है ना, इसको एक जगह पे और इस्तेमाल करते हैं बस। क्या, देखो अभी तक हमने दो यूज पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है मेन वर्ब की तरह, एक पढ़ा है हेल्पिंग वर्ब की तरह, है ना। अब मेन वर्ब की तरह इसका एक यूज और है, और वहां पे इसका मीनिंग निकलेगा डू डज का करता तो हूं। क्या मीनिंग निकलेगा, करता तो हूं। ठीक है, करता तो हूं या करता ही तो हूं, दोनों मीनिंग निकल जाएंगे, करता तो हूं या करता ही तो हूं। जैसे आप बोलते हैं ना भाई पढ़ता ही तो है, रोटी तो खाता है बस, तो ये जो तो है ना, मतलब किसी चीज पे आप एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। तो जो हम किसी चीज पे जोर देके किसी चीज को बोलते हैं, अबे लेट ही तोड़ता हूं, कौन सा गुनाह कर दिया है ना, ऐसे बोलते हैं ना भाई, उसको बताया ही तो है, तो कुछ किया ही तो है, या कुछ करता तो हूं। ऐसी जो चीजें हैं इनमें आप डू डज का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कैसे, आपको कुछ भी नहीं करना, सब्जेक्ट के बाद तुरंत डू डज आपको लगा देना है बस, उसके बाद जो काम आप करते हैं वो लिख देना है और ऑब्जेक्ट लिख देना है। देखो मैंने बोला मैं लिखता ही तो हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई डू राइट, आई डू राइट। इसको पहचानेंगे कैसे, इसकी जो है कि ये करता ही तो हूं वाला सेंस है, इसको ऐसे पहचानेंगे कि डू डज के बाद भी आपको अलग से एक वर्ब की फॉर्म देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब है कि डू डज यहां पे सिर्फ एम्फेसाइज के लिए इस्तेमाल हुआ है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप इंग्लिश जो बोलने वाले लोग हैं उनकी इंग्लिश अगर सुनते हैं तो वो डज का या डू का इस्तेमाल करते हैं, आई डू गो, आई डू स्टडी, ऐसे बोलते हैं वो। तो इसका मतलब यही होता है कि मैं कुछ करता ही तो हूं, मैं पढ़ता ही तो हूं, जाता ही तो हूं, ऐसे बोलते हैं वो। क्लियर हुआ। तो आप यहाँ पे डू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो देखो, वह दौड़ता ही तो है, भाई वो दौड़ता ही तो है और कुछ गलत काम थोड़ा करता, दौड़ता ही तो है, तो कैसे बोलेंगे, वह दौड़ता ही तो है, बोलेंगे ही डज। देखो डज और डू ये चीज तो देखने को मिलेंगी, इनके बाद वो वर्ब और मिलेगी अलग से जो काम करता है। ठीक है, यानी कि इसके तुरंत बाद वो वर्ब देखने को मिलेगी। तो ही डज दौड़ने के लिए रन, बस ही डज रन, वो दौड़ता ही तो है। अच्छा, जो नॉर्मल हमने वर्ब पढ़ी थी वहां पे ये जो डू डज था इसके बाद कोई भी वर्ब नहीं थी। देखो जो वो वाली वर्ब थी, देखो डू डज के बाद कहीं भी वर्ब नहीं देखने को मिलेगी, डू डज के बाद कहीं भी वर्ब देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए यहां पे इनका जो सेंस है वो करता ही तो हूं वाला नहीं निकला है। ठीक है, और यहां पे इसलिए निकल रहा है क्योंकि इनके बाद अलग से एक और आपको वर्ब देखने को मिल रही है। जैसे वह उसे बुलाता तो है, तो कैसे बोलेंगे, ही डज
अब बुलाने के लिए कॉल का इस्तेमाल कर देंगे हिम, ही डज कॉल हिम, वो उन्हें बुलाता तो है, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है भाई, हाँ भाई पास्ट में भी हो जाएगा प्रियांशु, पास्ट में हो जाएगा, भी पढ़ाऊंगा पास्ट वाला भी। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको बनाओगे। ये बताए हैं मैंने सबके सब किसके लिए, प्रेजेंट के लिए। किसके लिए बताए हैं, प्रेजेंट के लिए बताए हैं। ठीक है, इसी तरह से पास्ट के लिए भी बना सकते हैं, करता ही तो था या करता तो था, करता तो था, ये दोनों सेंस आपको देखने को मिलेंगे। कोई कुछ करता ही तो था या करता तो था, ये दोनों ही सेंस हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूला वही है, बस यहां पे डिड आ जाएगा डूडल्स की जगह। मैं लिखता ही तो था, आई डिड राइट। वह दौड़ता ही तो था, तो कैसे बोलेंगे, ही डिड रन, ऐसे। क्लियर। मैं उसे बुलाता तो था, तो बोलेंगे आई डिड कॉल हिम, आई डिड कॉल हिम, मैं उन्हें बुलाता तो था। रवि अंग्रेजी सीखता ही तो था, तो कैसे बोलेंगे, रवि डिड, सीखने के लिए लर्न का इस्तेमाल करेंगे, लर्न क्या सीखता था, इंग्लिश। ठीक है, रवि डिड लर्न इंग्लिश। कृष्णा गाना गाता ही तो था और पानी पीते ही तो थे, ये आपको बनाने हैं। ठीक है, ये दोनों जो है ये आप खुद बना लेंगे। क्लियर हुआ। तो आपका ये वाला जो सेंस है, ये वाला सेंस भी मैंने इसमें करवा दिया है। ठीक है, क्लियर भाई। चलो भाई देखो, जो चीज मैं आपको करवा रहा हूं ना, जो चीज मैं आपको करवा रहा हूं ना, आधे से ज्यादा टीचर ये चीज आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं करवाते हैं, जो मैं आपको फ्री में करवा रहा हूं। पता है आपको ये बात, ये जो चीज है ना, पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलेंगे देखने को। पेड कोर्सेज में बस नाम चारे की चीजें मिलेंगी। ठीक है, जो चीजें मैं आपको करा रहा हूं ना फ्री में, ये बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है जो आपको फ्री में मिल रहा है, और इसको आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलो इसका एक और आपका यूज रह जाता है, उसके बाद डूडल्स को कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसी को रिवीजन कर लेना बार बार। इससे ज्यादा डूडल्स के कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अगर किसी को कॉन्सेप्ट मिल जाए इससे ज्यादा जो मैंने डूडल्स का है क्लास में पढ़ा दिया है, तो व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा हुआ है, मैसेज कर देना कि सर आप झूठ बोल रहे थे, ये कॉन्सेप्ट मुझे मिल गया नया। ठीक है, मिलेगा ही नहीं, यही है डूडल्स का बस कॉन्सेप्ट। ऐसे तो डूडल्स को बाकी चीजों के साथ लगा देंगे अलग से, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इनके ये ही हैं। ऐसे तो लेट के साथ लग जाएगा, लेट के साथ लग जाता है कई बार, लेकिन लेट का वो लेट के हिसाब किताब है अलग। डूडल्स के खुद के जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें खुद मेन चीज की तरह काम करता है ना, वो ये ही है, और मैं तो नॉर्मल की तरह इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह। ठीक है, क्लियर। चलो, तो यहां पे एक मीनिंग और है, करता ही रहा, मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को करता ही रहा। जैसे आप कह रहे बोलते ना, अरे वो तो खेलता ही रहा यार, उसको छोड़ के गया था तब से वो खेल ही रहा था, ऐसे बोलते हैं ना, यार वो तो पढ़ता ही रहा, वो दिन भर पढ़ता ही रहा, यार तुम कैसे छोड़ के गए उसे, वो तो टीवी चलता ही रहा। तो कोई कुछ करता ही रहा। ठीक है, डिड का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लिखना है डिड नथिंग बट, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी। देखो, वह पढ़ता ही रहा, तो ही डिड नथिंग, इसका मतलब है कि उसने कुछ और नहीं किया, सिर्फ स्टडी की, बट स्टडी। ही डिड नथिंग बट स्टडी, उसने कुछ नहीं किया, बस पढ़ाई की। सोहन और मोहन खेलते ही रहे, सोहन एंड मोहन डिड नथिंग बट प्ले। ठीक है, उन्होंने क्या किया, खेलते ही रहे। मैं सुनता ही रहा, तो कैसे बोलूंगा, आई डिड नथिंग, मतलब मैंने और कुछ नहीं किया, बट लिसन, मतलब बस सुनता ही रहा और इसके अलावा मैंने कुछ काम नहीं किया। क्लियर। वह बोलती ही रही, मतलब शी डिड नथिंग, शी डिड नथिंग, ये फिक्स है। लास्ट में उस वर्ब को लिख दो जिस काम की बात हो रही है, जिस बोलने की हो रही है, तो स्पीक लिख देंगे। शी डिड नथिंग बट स्पीक, वो कुछ नहीं किया उसने, वो बस यही काम करती रही, बोलती ही रही। ठीक है भाई। हाँ चलिए, उसके बाद है मैं देखता ही रहा, वो पढ़ाते ही रहे, और वह काम करती ही रही। ठीक है, ये चीजें हैं। क्लियर। चलो, तो यहां पे इन चीजों को आप बस पढ़ लो, यही बहुत है आपके लिए, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है डूडल्स में खासकर। ठीक है, कल हम, अच्छा एक बात और, कल की जो क्लास होगी ना, कल की क्लास में क्या पढ़ाऊं बताओ। कल, चलो कल की नहीं, अगले मंडे से मैं आपको कुछ अलग चीजें पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि अब हम इस लायक हो चुके हैं कि इन टॉपिकों को कर सके। मंडे से स्टार्ट करवाऊंगा इनको। ठीक है, नरेशन हम पढ़ेंगे, नरेशन में जिसमें हम बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है,
इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? इनको पढ़ेंगे बिल्कुल स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से, ठीक है। दूसरा नरेशन हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे जेरंड, स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से पढ़ेंगे इनको, ठीक है। इन्फिनेटिव भी पढ़ेंगे और पार्टिसिपल्स की इतनी जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, यही बहुत है, जेरंड, इन्फिनेटिव और आर्टिकल, ठीक है। इसके बाद और पढ़ने वाले हैं फिर हम कंडीशनल सेंटेंस। अगला जो आपका वीक होगा नेक्स्ट वीक, उसमें हम यही चीजें जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। पूरे सप्ते में बस यही चीजें कंप्लीट होंगी, अभी बता दिया मैंने। तो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों को इनमें डाउट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैंने इनकी बहुत कम क्लासेस ली हैं, यूट्यूब पे तो बहुत कम क्लासेस ली है मैंने नरेशन वगैरह की, इसलिए मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं से भी, ठीक है। भाई अजय कौन से सेंटेंस रह गए तेरे अब? सफिक्स प्रीफिक्स की कोई जरूरत नहीं है इतनी, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है। इनको मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज्यादा टॉपिक। इसके बाद आपके पॉजिटिव वर्ब और बहुत सारी चीजें बच जाती हैं, उनको भी पढ़ाऊंगा साथ के साथ, ठीक है। तो मंडे से इनको स्टार्ट करूंगा, ध्यान रखना मंडे से जुड़े रहना सब बच्चे। चलिए, तो क्लासेस का टाइम आपको पता है, क्लासेस हमारी होती हैं रात को 8 बजे। अगर किसी बच्चे को क्लासेस पेड कोर्स चाहिए तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, अल्फा स्पोकन इंग्लिश, नाम आपको नीचे दिख रहा होगा, वहां से जाकर आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप 100% इंग्लिश सीखेंगे, चाहे आज तक आपने कहीं से भी सीखा है, कितनी भी कोशिश की है, लेकिन आप मेरी एक ही कोशिश से सीख जाओगे। मैंने इस तरह से चीजों को डिजाइन कर रखा है, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।